हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS चैनल पे। मेरा नाम है विकास और जैसा कि हमने वादा किया था, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं पार्ट 5 लेके। ROARO यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सीरीज का पार्ट 5 लेके। और लास्ट जो 4 पार्ट थे उनमें हमने कवर किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आज हमने एक मिसलेनियस लिया है जहां पे हम प्राचीन भारत तो यानी एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल भारत यानी मिडाइवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत है, इनके प्रश्नों को भी देखेंगे। कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्न भी रहेंगे, पर ज्यादा जो रहेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े रहेंगे। और बात की जाए अगर स्टडी IQ PCS की, तो 20 अक्टूबर से शुरू है कोर्स ROARO का। देर न कीजिए, जुड़िए। अगर आप एकदम अनंतिम सफलता चाहते हैं इस अटेम्प्ट में, जो ये फरवरी में पेपर होने वाला है, तो निसंदेह जुड़ जाइए। ठीक है, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ब्रोशर के रूप में आपको studyIQ.com पे जाके आप जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्टेट PCS वाले विंग में आपको मिल जाएगा। ब्रोशर देखिए, बहुत बेहतर और डिटेल तरीके से कोर्स बनाया गया है। जुड़िए हमसे। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ पैरेलली जुड़ के आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। और जो पिछले हमारे बैचेस थे वहां पे जो हमें सफलता मिली वो रिजल्टेंट है। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस प्रकार लोगों को सफलता मिली, और जो पिछला बैच था वो तो बड़ा ही नायाब निकल आया। तो हमारी कोशिश है कि इस बार हम उससे और बेहतर करें, अपने जो रिकॉर्ड थे उनको और बेहतर करें। तो आप स्टडी IQ से जुड़ सकते हैं। studyIQ.com पे जाइए, कोर्सेस को देखिए। तो बहुत देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं। पहले 4 पार्ट में मैंने बताया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग एंशिएंट मिडाइवल के क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा पैटर्न अलग है। ठीक है, तो चूंकि डिटेल में समराइज वे में लेना था तो मैंने कहा कि थोड़ा अलग पैटर्न पे इस बार लेके चलते हैं। ठीक है, तो बात किए जाए अगर ROARO समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की, तो एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो हमारे चैनल पे पढ़ रखा है, पंकज सर ने लिया हुआ है। और एक और लिया जाएगा जहां पे हम डिटेल, मतलब पिछले जो 4 या 5 पेपर हुए उन सब का, जैसे एक स्पेशल पेपर हुआ था 2010 का, 2016 में आपको पता है कि पेपर दोबारा से हुआ था तो री एग्जाम हुआ था, उन सब का एक डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस हम लेके आएंगे। और उससे आपको थोड़ा सा ये गेस करने में आसानी होगी, क्लियर करने में आसानी होगी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के दौरान जो लोक सेवा आयोग है वो प्रश्नों का डायरेक्शन क्या रखता है। ठीक है, इस पे हम लोग फोकस होंगे, इसको हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें देखिए, जो कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्रियों के नाम है और इनका जो भारत में भ्रमण वर्ष है, जो टूर ऑफ इंडिया का जो ईयर है वो दिया हुआ है। ठीक है, पहला नाम है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा है इत्सिंग और चौथा है अल मसूदी। अब फाहियान के सामने लिखा हुआ है 399-414, 399 से 414 ईस्वी और 300, मतलब हिंदी में भी वही दे रखा है। ह्वेनसांग के सामने लिख रखा है 629 से 645 ईस्वी और इत्सिंग के सामने 679 से 685 और अल मसूदी के सामने 957 से 957, मतलब ये 1 साल का जो पूरा फ्रेज था वो दे रखा है। तो ये टाइम है जिसमें वो लोग आए थे। ये पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है इसमें। अब देखिए, अब बात की जाए इसमें से सभी को अगर आप देख लें, ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि तमाम किताबें, आप जैसे एंशिएंट और मिडाइवल की कुछ किताबें जैसे NCERT आप ले लिए तो उसमें हो सकता है आपको कुछ और डेट मिले। कुछ और किताबें जैसे वो पांडे जी की किताबें आती है, या आपने कोई भी मतलब एंशिएंट मिडाइवल की किताबें ले ली, चाहे वो TMH पब्लिकेशन की हो, हमारी पब्लिकेशन की किताब भी आ रही है, तो कई बार जो ईयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, हमारी SIP की किताब है, बहुत अच्छे से उसमें मैंशनड है। तो हमने अपनी किताबों में हमेशा कोशिश की कि जो एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट है, जो सबसे ऑथेंटिक है, जो भारत सरकार भी मानती है, उन डेट्स को वहां पे मेंशन किया जाए। लेकिन आयोग कई बार ऐसे किताबों के सोर्सेस को लेता है जहां पे डेट्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो इससे जो एस्पिरेंट्स हैं, प्रतियोगी हैं, आप जैसे शिक्षार्थी जो हैं, उनको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि आंसर इसका दिखा रहा है C, मतलब ये जो इत्सिंग का ईयर है ये सही सुमेल है, और इसमें लिखा भी कि आयोग ने इसका उत्तर C माना है। लेकिन अगर इत्सिंग का आप समय देखेंगे तो 671 से 672 जो अमूमन दिखता है, और यहां पे क्या लिख रखा है 679 685। कुछ जगहों पे ये देखिए 671 72 से 693 94, मतलब एक बड़ा ब्रैकेट है जो ये लेके चलते हैं। कौन? इत्सिंग। लेकिन बात की जाए अगर आयोग की, तो आयोग ने जो उत्तर माना उसके हिसाब से देखेंगे तो उसके कहीं बीच भी आता है, कुछ बाहर भी जाता है। तो कई बार इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। मैं यहां क्यों सॉल्व करा रहा हूं? अगर इस तरह के जो कंफ्यूजिंग उत्तर होते हैं तो यू नो कि आयोग ने आंसर क्या दिया था, वही टिक करना है आपको।
आयोग, लोक सेवा आयोग थोड़ा सा क्यूरियस केस है, जहां पे वो अपने दिए गए उत्तरों को ही सही मानता है अगर उसने ठान लिया है तो। यद्यपि कई बार देखा गया कि पिछले कुछ सालों में कुछ प्रतिवेदन देने के बाद, आपत्तियां दर्ज करने के बाद कुछ प्रश्नों में चेंज हुआ, उन उत्तरों में चेंज हुआ, लेकिन जो पुराने विवादित उत्तर थे जिनका एक बार उत्तर वो दे चुका है, उन उत्तरों को वही सही मानता है। तो अभी के हिसाब से फाहियान का जो समय था वो 399 से 414 का समय था, ठीक है। सबसे पहले ये आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग आए थे। आपको पता होगा कि जो सम्राट हर्ष थे वो इनके समय के थे, आपको ध्यान रहता है। ये कौन सा समय था? मुझे कमेंट करके बताइए कि गुप्ता पीरियड क्या खत्म हो चुका था या गुप्ता पीरियड शुरू हो चुका था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास की डेट्स को पैरेलली उनके शासकों, जैसे मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब बता रहा था तो मैंने कहा कि इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है उसको वायसरॉय के हिसाब से या कांग्रेस के अधिवेशन के हिसाब से आप याद करेंगे ना, और इस समय ये वायसरॉय था, ये अधिवेशन हुआ था, ये चीजें हुई थी, आप याद करेंगे ना तो आपको एक फ्लो पता चलेगा। सिर्फ फैक्ट याद करने पर लग जाएंगे तो बहुत फैक्ट्स हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे। सो एक फ्लो में रिलेट करते हुए फैक्ट्स को आगे बढ़िए। तो एक ये था, फाइल सबसे पहले फाहियान आए, फिर ह्वेनसांग आए, फिर इत्सिंग आए, फिर अल-मसूदी आए। अल-मसूदी 915 से 916। ये वो समय था जब भारत जो था वो मध्यकालीन इतिहास का जो हमारा शुरुआत है वहां आने को तत्पर था, जब एक बहुत बड़ा हमला होने को था, जिसे कहते हैं कि जो टर्क इन्वेजन जो होने को था वो होता है। उसके बाद भारत का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है वो बदल जाती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है, फिर हमको मुगल दरबार दिखता है, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो उसके बाद भारत का इतिहास ही पृष्ठ चेंज हो जाता है। तो इन तीनों का समय, फाहियान का समय जिस समय ये आए थे, ठीक है, वो समय था जो भारत को कल्चरली स्वर्ण युग बोला जाता था। हालांकि बहुत सी सोशल बुराई भी थी उस समय, ठीक है, तमाम चीजें थी। जब ह्वेनसांग आते हैं तो वो भारत का एक अलग रूप देखते हैं। जब भारत के जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे, बड़े बड़े जो एम्पायर थे वो अपने लास्ट फेज में थे, और जो रीजनल एम्पायर्स थे, जो साउथ के रीजनल एम्पायर्स थे, वो थोड़े प्रोमिनेंट फेज में थे। ये वो समय था जब चोला आगे बढ़ रहे थे, ये वो समय था जब पल्लव, पहले पल्लव थे फिर चोला थे, ये अपनी चीजों को मजबूत किए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद इत्सिंग का जो फेज, ये ज्यादा क्लोज है चोला पल्लवों से, ठीक है। उसके बाद अल-मसूदी आते हैं, और फिर उसके बाद आते जाते हैं। फिर आपको पता है कि जो हमारा जो 1000 से लेके जो 2000 तक का समय है, यहां पे भी बहुत से अलग अलग ट्रेवल्स आते हैं। कई बार उनका भी पूछा जाता है जब मध्यकालीन इतिहास को लेके प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तो इनका क्रम आपको याद हो कि पहले फाहियान आए थे, फिर ह्वेनसांग आए थे, फिर इत्सिंग आए थे, फिर अल-मसूदी आए थे, ठीक है। तो अब इसको जिस तरीके से भी आपको याद करना हो, कोड बना के जैसे भी याद करना हो वैसे याद कीजिए, या तो प्रॉपर ऐतिहासिक जो राजे रजवाड़े या जो एम्पायर्स थे उनके पहले हमको याद कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है बस, ठीक है। अगला प्रश्न है विच वन, एक मिनट उसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अब इसमें देखिए नाम कौन कौन से, यही ऑप्शन नहीं है, नाम है। हर राजा हर्षवर्धन, अभी जिनकी बात की, राजा गोपाल, राजा यशोवर्मन और नंदीवर्मन, क्या कहते हैं, पल्लवमल। अब ये 4 नाम है, ठीक है, जिनमें से आपको 2 नाम, जैसे चाहे वो हर्षवर्धन और यशोवर्मन हो, इनका नाम बहुत सुनने को मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये 2 थोड़े फेमस, ज्यादा फेमस राजा हैं। 2 नाम ऐसे हैं जो थोड़े से अंडर क्या कहते हैं, प्ले करते हैं। अब इस तरह के प्रश्न को देने का उद्देश्य क्या है? देने का उद्देश्य क्या है कि आपको फैक्चुअल नॉलेज तो है, लेकिन जब आप डीप में रिलेट कर पाएंगे कि इनमें से कौन से ज्यादा प्रोमिनेंट थे और उनका रिलेशन कैसा है कि वो डायरेक्ट इलेक्टेड हुए थे, इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो अब इसमें ये ऑप्शन इसी पे मिल गया है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ओनली 1, 2 एंड 4, ठीक है, और ऑप्शन बी में कह रहा है कि 2, 3 एंड 4, ठीक है। सी में कह रहा है ओनली 2 एंड 4, और डी में कह रहा है कि 2 एंड 3, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, कोशिश करूंगा कि अगले वाला जो स्लाइड रहेगा, जो नेक्स्ट क्लासेस स्लाइड रहेगा, वो थोड़ा सा प्रॉपर रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी और तरीके से बनाते हैं और टेक्निकली वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि 2 जो फेमस हैं, हर्षवर्धन और यशोवर्मन, लोग
जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा वो इन दो को आंसर मार के चले आएंगे। पहले ही मैंने इन दो को टिक क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलली जब हम जाएंगे तो उत्तर इसका क्या है, आंसर है गोपाल और नंदी। ये जो दो आंसर थे, ठीक है, ये दो आंसर है। लिखा है भी है कि शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 जो ईस्वी थी, 8वीं शताब्दी ईस्वी की मध्य अशांत एवं अवस्था से उबरकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक सुयोग्य सेनापति को राजा बनाया। तो गोपाल राजा बनते हैं बंगाल में, और वही नंदीवर्मन पल्लव मल्ल जो होते हैं ये अलग राजा बनते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल जो हैं वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। सोच रहे हैं, राजशाही जो हमको देखते आई थी, यहां पे हमको लोकतंत्र देखने को मिलता है, राजा चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। तो मतलब एक अलग ही हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है जब हम यहां की बात करते हैं, ठीक है। बात किया जाए अगले की। अच्छा, उसके बाद पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को यहां पे भी देख लीजिए कि पल्लव मल के नाम से जाना जाता है। 730 से 795 से शासन किया और बैकुंठ पेरीमल में मंदिर बनाया। हर्षवर्धन के बारे में हमको पता है कि राजा थे, और यशोवर्मन के बारे में पता था कि उनकी राज्य कनौज थी, वो भी राजा थे। तो ये एक हेरिडेटरी चले आ रहे थे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 पे जो राजा थे वो चुने गए थे किसके द्वारा, प्रॉपर प्रजा के द्वारा, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, एक मिनट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर वर्शिप्ड इन रॉयल प्लेसेस। निम्नलिखित में से, ये मध्यकालीन भारत का प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहले है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, दूसरे हैं नासिरुद्दीन महमूद, तीसरे हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और जो चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। बट जो ये थर्ड नंबर पे नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये जो थे जिनके समय पे प्रॉपर देवी देवताओं की पूजा जो थी वो शासन काल में अलाउड थी, होती थी। हालांकि हमको पता है कि एक वो समय भी आया था जब जो हिंदू थे, मतलब जो हिंदू देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। कई जगह पे हमने इंस्टांसेस देखे कि कई बार टैक्सेस लग गए, कई बार ओपनली इश्यूज होते थे। चूंकि जो वहाँ पे जो दूसरी जगह से शासन करने आए थे, ठीक है, जो अरब आक्रमणकारी आए थे, जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा बस जाते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जब आता है तो उसके लिए जो उसकी खुद की संस्कृति होती है वो सर्वोपरि होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, हम जो है जिस तरीके की बातें आपको बताएंगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो कुछ ऐसे राजा थे जो लोकतांत्रिक रूप से सोचते थे, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने देवी देवताओं को मानिए। जो थोड़े से अलोकतांत्रिक थे उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इनके काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्या थी? होती थी, ठीक है। कौन थे? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, ठीक है। अब इसमें देखिए जो नाम है, फिर से मैं कह रहा हूं कि हमेशा नामों पे आप जाओ कि कई बार ना एग्जामिनर फैक्चुअल तो पूछ लेता है, लेकिन उसके पीछे भी उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने इतिहास को सिर्फ रटा है या समझा है। जो सबसे पहला हमारा प्रश्न था, या शायद दूसरा प्रश्न था, उस प्रश्न में हमने इस स्ट्रेटजी को देखा था कि वो देखना चाह रहा था कि कॉन्शियसली आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। सब कॉन्शियस तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, पर कॉन्शियसली जब प्रश्न आता है तो आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इनमें से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अब अगर चारों राजाओं की बात किया जाए और इनके क्रम की बात की जाए, ठीक है, ये एक मिनट सॉरी कहाँ गया, हाँ, अगर चारों राजाओं की बात की जाए, इनके क्रम की बात की जाए तो इल्तुतमिश
शुरू होता है, जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐबक की, ऐबक के बाद बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश वो व्यक्ति जिन्होंने थोड़े से बेहतर तरीके से शासन का संचालन किया। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद की जब बात होती है, उसके बाद बलबन की अगर बात की जाए, मैं बलबन पे आना चाह रहा था, चूंकि बलबन की जब बात की जाए तो चाहे वो पैबोस की बात हो, चाहे वो सजदा की बात हो, इस तरह की चीज़ों को चालू करने के पीछे वो ये चाह रहे थे कि जो राजा का कद है, राजा यानी जो सल्तनत का जो सुल्तान है, उसका जो कद है वो आम लोगों के नज़र में बहुत बड़ा रहे। तो वो सजदा और पाबोस जैसी चीज़ों को चालू करता है। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने खिलजी मूवी देखी हो तो जो रणवीर सिंह का जो किरदार था वो अलाउद्दीन खिलजी बनाया उसमें। तो अलाउद्दीन खिलजी का कई रूप हमको देखने को मिलता है। उनमें से एक जो प्रमुख रूप था वो था कि आपको पता है कि वो अपने चाचा, अपने अंकल को मार के वो वहाँ पे जो मूवी अगर आपने देखी हो पद्मावत, तो उसमें उनके चाचा का जो किरदार निभाया था रजा मुराद ने, उनको मार के वो शासन पे वहाँ पे आता है। लेकिन जब इस तरीके के लोग किसी को कत्ल करके जब आते हैं, जैसे एक हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था ना, पितृहंता समाज, जो अपने फादर्स को मार के सारे राजा बने थे, इनमें एक किस्म का डर होता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश, इनको बड़े इज्जत के साथ वहाँ पे एजन गद्दी दी गई थी दिल्ली सल्तनत की। नसीरुद्दीन महमूद के साथ भी था। बलबन के साथ क्या था कि खुद में बहुत मजबूत हो गया था, इसने खुद ही हटा के बन गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही अपने परिवार के किसी सदस्य को मार के शासन पाया था, तो वो थोड़े से इनसिक्योर थे इस मामले को लेके कि कभी बाहर से कोई आक्रमण ना करवा दे। ठीक है, साइकोलॉजी देखिए क्वेश्चन बनाने वाले के कि वो इतिहास को भी उस परिप्रेक्ष्य में ले रहा है जहां पे वो ये समझना चाहता है कि आपने इन इतिहास को किस लेवल पे समझा है, पर्सनल लेवल पे कितनी डीप थिंक करके समझा है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था। निपुण सेनानी होने के नाते सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के रूप में अपने शासनकाल में मंगोल साम्राज्य के आसपास के किलों को पुनर्स्थापित किया और मजबूत किया। बाकी चीज इसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल। आप एक चीज और किया कीजिए कि जब मैं इस तरह के टर्म बोलूं ना कि बंगाल, या कभी मैसूर आएगा, कभी कुछ आएगा, ठीक है, क्या कहते हैं मगध आएगा, कभी क्या कहते हैं अवध आएगा, तो ये जो टर्म्स है ना इसको वहीं पर अंडरलाइन कर लिया कीजिए। यहां पे हमको समझना जरूरी है, कई बार प्रश्न जो होते हैं ना उस एरिया विशेष या उस एरिया से जुड़े जो सुल्तान है उसके विशेष जो क्या कहते हैं महात्म्य होता है उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, ये जब आप जानने के लिए बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसके पहले कुछ युद्ध हुए थे। उन युद्धों ने भारत की जो आने वाली राजनीतिक दशा थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। बिल्कुल मैं प्लासी और उसके बाद बक्सर की बात करूंगा, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे कहने से पहले आपकी पहुंच वहां तक हो जानी चाहिए कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो वो राजनीतिक चेंज की बात कर रहा हूं। फिर मैं देखता हूं कि वहां पे आता है व्यक्ति जो अंग्रेजों के पास जाके यहां की चुगली कर देता है, चीजें हटती हैं, अंग्रेज मजबूत होते हैं, युद्ध होता है, जीत जाते हैं, और फिर अंग्रेजों की सत्ता को भारत ने 200 वर्षों तक झेला। तो वो समय था जब मुगल पतन की ओर थे और अंग्रेज मजबूती की ओर आगे बढ़ रहे थे, और देश अपने एक नए वर्जन में जाने के लिए अत्याचारों के जिसे कहते हैं ना कि अत्यंत हाई जो प्रतिमान थे वहां तक देश को ले जाते हैं अंग्रेज। तो भारत ने बहुत बड़े स्तर पे नाइंसाफी देखी, शासन देखा, ये सारी चीजों की जो वजह थी ये कुछ प्रमुख कारणों में से एक थे। ठीक है, तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। द फर्स्ट ऑप्शन इज मुर्शीद कुली खान, द सेकेंड ऑप्शन इज सरफराज खान, ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, एंड द फोर्थ इज अलीवर्दी खान। ठीक है, अब बहुत सीधी सी बात है कि जब हम मुर्शीद कुली खान की बात करते हैं, और मुर्शीद कुली खान का बंगाल में जो रोल रहता है, चाहे वो जब एज एन इंडिपेंडेंट व्यक्ति जब वो निगोशिएट करने के लिए जाते हैं, जब उनका रोल देखा जाता है दीवानी मामलों में, जब उनका रोल देखा जाता है व्यापार से जुड़े मामलों में, और जब उनके शासन के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसको देखा जाता है, तो फिर हमको हमारे सामने समझ में आता है जो मुगल
मुगल और अंग्रेजी जो बरतानिया हुकूमत के बीच के जो बनते बिगड़ते रिलेशन है वो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो इतिहास को मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कंप्लीट परिप्रेक्ष्य में देखिए कि इतिहास किस तरीके से आगे जा रहा है। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खान था। तो आंसर इज ए। ठीक है, अब ये आई विश आपको दिख रहा हो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कलर रेड कलर में है तो शायद कभी कभी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब है कि इसमें देख लीजिए कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में, अब ये जब मैं फर्रुखसियर की बात करता हूं तो आपके दिमाग में वो पूरी हायरार्की आ जानी चाहिए। क्या औरंगजेब के बाद में कौन आता है, औरंगजेब के बाद कौन आता है, लास्ट बहादुर शाह जफर तक जो मुगल, जो लास्ट के जो मुगल के कमजोर वीक जो सुल्तान बने थे, जो भी मुगल हेड बने थे, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल के आजादी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया और 1719 में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शीद कुली खान को ओडिशा क्षेत्र के सूबेदारी प्रदान की गई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुर्शीद कुली खान का क्या रोल था आगे, इसके वजह से क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 1787 में शुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खान और 1740 में अली वर्दी खान, तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नाउ टेल मी अबाउट हु इज सिराजुद्दौला, हाउ ही इज important and who was Shujauddaulah and how he was important and how they are related. Now how they shaped the future history of, मतलब at that time वो future history थी of India. And what is the reason? अंग्रेज जो प्रोमिनेंसी में आए, ठीक है, मजबूत बने, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जो इलाहाबाद की संधि हुई, दीवानी राइट्स बने, इनका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, एक चीज और, जब भी मैं कहता हूं कि इतिहास में युद्धों को लोग पढ़ते हैं तो ईयर याद कर लेते हैं, पानीपत का ये वो सारा युद्ध, कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, एक फैक्ट गलत उसमें चेंज हो गया, सब गलत हो गया। हमेशा मैं कहता हूं कि थीम के हिसाब से देखिए। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देख रहे हैं तो पैरेलली सरकारों को देखिए, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, कौन फॉरेन ट्रेवलर आ रहा है, कौन सी किताबें लिखी जा रही हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरु नानक में से निम्नलिखित में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अब ये जो प्रश्न है बहुत फैक्चुअल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने कभी गुरु नानक देव की जो उनकी जो उन पे किताब लिखी गई हो, लिखी हुई किताबें देखी हो, माफ़ कीजिएगा, उन पे लिखी हुई किताबें देखी हो या उनसे जुड़े कहानियों को पता हो आपको, बहुत महान व्यक्तित्व सिखिज़्म के जो फाउंडर थे गुरु नानक, ननकाना साहब, जुड़ी हुई इससे चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम बार बार उभर के आता है। इनसे स्टोरी भी बहुत फेमस है जी। जब आप लहना की बात करते हैं या लबना जो जिसे लिखा हुआ है, जब इनकी आप बात करते हैं तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया था और इनसे जुड़ी एक स्टोरी बहुत फेमस है। स्टोरी कहना से ज़्यादा मुझे लगता है कि किंवदंती टाइप से फेमस थी, वो जो पत्थर वाली थी। आप अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट वाज द इंसिडेंट, क्या कहानी थी। ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कई बार एक अलग तरीके के सेक्ट लोगों द्वारा बहुत पूजी जाती हैं। जैसे पद्मावत की कहानी कुछ लोग कहते हैं कि रियल है, कुछ लोग कहते हैं फेक है, पर हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी था, रानी पद्मावती थी। पर सिंघल द्वीप से रिलेशन, वो तोते वाली कहानी कितनी रियल है कितनी नहीं, किसी की कपोल कल्पना है, ये सब सारी चीज़ें हमारे रिसर्च का विषय होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं जब कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए तो दैट मीन्स कि गो एंड रिसर्च दैट थिंग सो दैट ये कभी भूलो नहीं। उत्तर आए तो हमेशा बता दो कि द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मर्दाना, चंद, बाला, ये सभी लोग जुड़े हैं, बट द थिंग इज कि पूछा नहीं कि अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, तो वो थे लहना लबना। ठीक है, अगला, लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था 1931 में 1904 पंजाब फिरोजपुर में। किसका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद साहब का नहीं, ठीक है, गुरु नानक देव का नहीं, सॉरी। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। ये नाम कई बार पूछा जाता है और मुझे याद है कि मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अपना दूसरा इंटरव्यू दिया था 2015 की बात बता रहा हूं, वहां से इंटरव्यू बोर्ड में जब गुरु नानक पे आए थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि हु वाज अंगद इन रेफरेंस ऑफ गुरु नानक देव। एंड उस समय मुझे नहीं पता था, मैं बहुत वो बता दूं, बट देन आई सर्च
क्योंकि ये मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू होता है यूपीपीसीएस का, उसमें फैक्चुअल प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं, बहुत रिपीटेटिव फैक्चुअल प्रश्न पूछते हैं। तो वो फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं ना, वो कई बार आपको नहीं क्लिक करते उस समय, क्योंकि आप अलग माइंडसेट से आए होते हो, थोड़े से आप एप्रीहेंसिव होते हो, थोड़े से डरे हुए रहते हो, थोड़े से आप कॉन्शियस से रहते हो, तो मैं नहीं बता पाया था। नाउ तो अंगद का जो नाम है ये जुड़ा है किससे? लहना से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न है, ये आधुनिक इतिहास से, हालांकि इसका डिस्कशन हमने आधुनिक के जो लगभग 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न आते रहेंगे, चूंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि मिसलेनियस क्वेश्चन है। हाँ, इतिहास की सीरीज अभी चलती रहेगी, कोशिश करूंगा कि 2 और सेट लेके आऊं जहां पे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के और प्रश्न हों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, अब इसमें ये प्रश्न मैं कर चुका हूं मेरे ख्याल से वीडियो में, तो इसको मैं आगे बढ़ जाता हूं। इस प्रश्न को मैं कर चुका हूं, ठीक है, 1 मिनट, इस प्रश्न को कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा, इसको अगर आपने देखा हो तो शायद फर्स्ट जो हमारा पार्ट 1 था शायद उसमें मैंने किया था, पर वापस कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ मुनीज, ठीक है। अब शायद से अगर आपने देखा हो, आई थिंक यूपीएससी में रिसेंटली किसी एग्जाम में, मुझे श्योर नहीं हूं, शायद सीडीएस में प्रश्न पूछा था प्रॉपर तरीके से, और फिर वापस इन पे एक छोटा सा आर्टिकल भी आ गया था। द आंसर इज सी, पीटर मुंडी, ठीक है। और इसको मैंने डिस्कस कर रखा है, तो लिख दिया कि जो पीटर मुंडी ब्रिटेन के निवासी थे और शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। बाकी जितने भी थे सारे पुर्तगाली यात्री हैं, ठीक है। नाउ इस प्रश्न को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर नहीं भी किया हो तो यहाँ पे उत्तर हमने बता दिया। पीटर मुंडी का एक व्याख्यान जुड़ा हुआ है जहाँ पे वो ताजमहल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वो कई बार चर्चा में आता है, तो कभी आप खाली रहें, फ्री रहें, अभी तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फ्री रहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। लाला हरदयाल की गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पे हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, ठीक है। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अब एक चीज आप बहुत अगर ऊपर से भी जान रहे हो तो आपको इतना पता होगा कि बंगाल गजट बहुत पहले शुरू हुआ था, ठीक है, ठीक है। और विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी वो 1860-70 का जो समय था, जब कांग्रेस बनने वाली थी, ये उस समय का दौर है, ठीक है। लाला हरदयाल को जब आप देखते हैं तो 1920 का दशक, 11 से लेके जो 20 का रहता है, खासकर 11 से लेके 15 तक ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो दशक था। ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो इनिशियल ही 3 ऑप्शन को देख के आपको पता लग जाएगा, 4 ऑप्शन को देख के पता लग जाएगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। लेकिन पहला इसका जो कूट है, ए में कह रहा है पहले 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, ये सीधे ही गलत हो रहा है कि भाई पहले ये बहुत पहले आया था, तो इसका मतलब 3 या 3 से जुड़ा जो ऑप्शन होगा वो सही होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, हाँ, थर्ड देखिए, जो बी ऑप्शन है इसमें थर्ड जो है वो सबसे पहले, फिर फोर्थ है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है। मतलब पहले दिस इज सबसे पहले ये आता है नंबर 1 पे, फिर ये सॉरी ठीक है। नंबर 1 पे ये आता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर 2 पे ये आता है, नंबर 3 पे ये आता है, और सबसे लास्ट में ये होती है, ठीक है। सो नाउ आपको पता है कि 1 2 3 4 ये इस तरह का ऑप्शन है इसका। तो जब आप थीमेटिकली पढ़ेंगे और फैक्चुअली नहीं रटेंगे तो आपको पता होगा कि चीजें किस तरीके से आई हैं। मैं अगर आज से 2 साल या 3 साल या 4 साल या 40 साल बाद भी जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझे पता रहेगा कि किस काल क्रम में क्या हुआ। पहले मैंने आपको जो बहुत लेमैन टर्म में बताया, जब आपको कुछ नहीं पता है लेकिन आपको थीम पता है, तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले तो यार इसका हुआ था, देन ये सोसाइटी, जैसे मैं बताता गया आपको, उसके बाद ये आता है और फिर ये आता है, क्योंकि ये जो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट थी। एक और बात, आप बात किसकी कर रहे हो, गोपाल कृष्ण गोखले की कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, मतलब गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का जो सबसे एक्टिव समय था, आप देखोगे तो वो 1880 से लेके लगभग 1910 तक का जो समय था वो मोस्ट एक्टिव समय था। इसका मतलब कि इसके बाद का जो समय था ही वॉज एक्टिव। द थिंग इज कि उसके पहले ही वो
अगर किसी बड़े सोसाइटी का या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं तो कर चुके होंगे, ठीक है। और ये जो गदर पार्टी है ये 1909-10 का जो 10 से आगे का जो फेज है वहां पे ये शुरू होनी थी। लोग एकत्र होते हैं, विदेश में जाके गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, फिर तमाम चीजें। तो इसका मतलब कि आप एक इवेंट देख के समझा सकते हो कि यार अच्छा एक चीज और, जब मैंने बताया कि ये सबसे पहले हुआ था तो अब ऑप्शंस में देखेंगे जो 3 नंबर है 2 जगह पे आ रहा है और 3 4 2 जगह पे आ रहा है, तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया। तो नाउ यू कैन एलिमिनेट द थिंग्स विद इन दिस थिंग, ठीक है। नाउ अब जैसा कि मैंने बताया कि 3 4 2 1 जो इसका है दिस इज द राइट आंसर, बट एट द सेम टाइम आपको जो एलिमिनेशन ट्रिक है ना वो लगानी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि चीजें जुड़ी कैसे, हटी कैसे, आगे कैसे बढ़ी। और इतिहास किस चीज की बात करता है? इतिहास बात करता है कालक्रम की, इतिहास बात करता है थीम्स की। इसीलिए जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 2 एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो कालक्रम या क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, जो नई एनसीईआरटी है वो थीम के हिसाब से है, ठीक है। बात की जाए अगर अगले प्रश्न की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न है, इट वॉज फाउंडेड ऑन द 10th June 1800 AD विद द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग दिस कॉलेज वॉज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है, मेन पर्पस क्या है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ठीक है, अब 2 बातें हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए पहले कि इट वॉज फाउंडेड इन द 10th June 1800 AD विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कोलकाता। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स कलकत्ता जो है वहां पे इसकी स्थापना की जा रही है। और द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब आप एक चीज देखिए, ये जो समय है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है। ठीक है, उसके बाद 1783 का तिरासी का जो समय था पिट्स इंडिया एक्ट भी आ चुका है। अब बात किसकी की जा रही है? अब बात की जा रही है अंग्रेजों को भारत में रहने के लिए, जिंदगी निर्वाह करने के लिए यहाँ की भाषाएं भी सीखनी है, यहाँ की भाषाएं भी समझनी है। ठीक है, उन भाषाओं को सीखने और समझने के लिए कोई एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ टीचर यहाँ की भाषाएं बताएं। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर राजनीतिक पॉलिटिकल परिवर्तन था जो अंग्रेज ले रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर लंबा यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन करना है, लंबा यहाँ से अपने रिसोर्सेज को कवर करना है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इन भाषाओं को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की, उसकी स्थापना की और उससे जुड़े उद्देश्यों की, तो वहां पे हमें पॉइंट पता चलता है। अब जो कि पहले पॉइंट में एक डेट दी हुई है, ठीक है, पहला जो पॉइंट है इसमें एक डेट दी हुई है 10 जून 1800 ईस्वी। जब 10 जून 1800 की बात करते हैं तो फैक्चुअली मैंने शायद 2nd या 3rd वीडियो में बताया था कि आयोग को एक बुरी आदत है। क्या? वो ना कई बार जबरदस्ती छात्रों को, लोगों को फोर्स करता है कि वो फैक्ट्स ही याद कर रखें। अब हमें थीम पता है कि कभी आयोग में कोई आयोग बना तो इस वजह से बना, उद्देश्य ये था, उस समय की परिस्थितियां ये थी, डेट थी, कोई भी डेट हो, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, डेट 1 जुलाई की डेट आ गई। हमें पता है कि जुलाई, या हमको वर्ष पता है, हमने तो याद कर लिया। आयोग कहता है नहीं 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 नहीं, आपको 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई में से एक डेट चूज करनी है। इस तरह की चीजों पर जब आयोग आ जाता है ना तो लोग फिर फैक्ट रटने लग जाते हैं। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो पीवाईक्यूज देखते देखते एक अलग ट्रेंड आपका डेवलप हो जाता है। आपको पता है कि कई बार फैक्ट रचने में भी कुछ हमको तर्कों की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए चल रही है। तो बिल्कुल ये जो डेट है, ये डेट वर्ष सही है, पर ये जुलाई का सीन है और जुलाई में ये होता है। और सेकंड पॉइंट जो सही है, तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए ओनली 2, केवल 2 इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, मतलब कथन कारण वाला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है। ठीक है, कथन कारण वाला प्रश्न क्या कहता है? पहला कहता है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया।
इसका कारण दिया है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे. He wanted to influence the British public opinion. This is the reason, and the assertion is Dada Bhai Nehru organized the East India Association in 1866 in London to discuss on Indian questions. ठीक है, ये है आपका प्रॉब्लम, आपका क्या कहते हैं, assertion and reasoning. Now मेन पॉइंट यहां पे क्या है कि दादा भाई नौरोजी को अगर आप जानते हो, ठीक है, द ग्रेट इंडियन ओल्ड मैन, जब उनको आप जानते हो तो आपको पता होगा यार कि वो कभी भी प्रभावित किसको करना चाहते थे, ये बहुत सेकेंडरी है. उनका उद्देश्य क्या था, वो भारत के लोगों की आवाज मुखर करना चाहते थे. ठीक है, तो वो अंग्रेजों को सुनाना चाहें वो अलग बात है, लेकिन उनको प्रभावित करना चाहें बहुत लॉजिकल नहीं है. तो इसका जो ए कहता है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. बी कहता, जो बी है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सी कहता है बोथ ए आर ट्रू बट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड डी जो ऑप्शन इसका कहता है कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका क्या कहते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अब वही मैं कह रहा था कि कभी वो ऐसा करें कि प्रभावित करना चाहते हो, ये नहीं सुनने को मिलता, लेकिन यहां पे सही उत्तर वही है. मैं क्या कह रहा हूं कि हमेशा रेफरेंस के थ्रू जाइए. मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्ता, इनकी किताबें कौन सी थी, बहुत फेमस थी उस समय, निकली हुई थी, बड़ी फेमस है, आज भी नाम उनकी बात की जाती है. और ये लोग जब भारत से जुड़ते हैं, मतलब भारत में जुड़े ही थे, जब ये लोग भारत की राजनीति में प्रभुत्व रूप से आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो तरीका होता है अंग्रेजों के विरोध का, वो क्या होता है, ठीक है, इसको बात करेंगे. तो ये ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित क्यों करना चाहते थे, भारत की बात बताना चाहते थे. भाई हमारी आवाज को हमारी जो जनता जो समझ नहीं पा रही थी, 1857 की क्रांति हो गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो साइड कर दी गई थी, जो ब्रिटिश क्राउन है वो आ गया था, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन है उसको, ब्रिटिश क्राउन को हमारी बातें सुनाई नहीं देती थी, इको नहीं करती थी. उस इको चैम्बर को और सुदृढ़ करने के लिए, इको चैम्बर में आवाजें डाल देने के लिए, उस इको चैम्बर के थ्रू ब्रिटिश जनमानस को उद्वेलित कर देने के लिए बाबा क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी जो है जाते हैं. तो इसका आंसर जो है वो सी है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लेकिन एक चीज जो खास बात है कि देखिएगा कि अमूमन ये जो होता है ये ए में होता है, ठीक है, ये जो होता है ये बी में होता है, ठीक है, ये जो होता है सी में होता है, ये डी में होता है. तो एकदम से आंख मूंद के उत्तर ए नहीं मार देना है, और आपको देखना है, पॉइंट्स को देखना है. क्योंकि जब मैं आंसर आई वॉज नोइंग, बट जब मैं ABCD देख रहा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ. लेकिन बिकॉज कि जब हम बहुत शांत चित्त से प्रश्नों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ABCD, क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है ना, ये कई बार देखने को मिलता है. हमको 5-6 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से पता रहते हैं, लेकिन हम उन्हें गलत करके चले आते हैं. क्यों? क्योंकि हम जल्दीबाजी में रहते हैं, हम क्रॉस चेक नहीं करना चाहते, तुरंत गोला भर देते हैं. इसका भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, लिखा है कि क्या, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना. बिल्कुल मैं जो बात बता रहा हूं, ये समस्याओं को सामने लाने के लिए, और ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था. भाई वहां पे हर तरीके के लोग थे ना, सबकी मंशा ये थोड़ी थी कि जाके भारतीयों का गला दबा के उनसे सब चीज वसूली कर लिया जाए, लूट लिया जाए. सबकी नहीं थी ना, अच्छे लोग भी थे, हर जगह सही लोग होते हैं. ऊपरी क्रम में सरकार में भी अच्छे लोग थे जो सुनते थे, कई बार उनको ही सुनाना था, यही बात थी. ठीक है, तो अतः दिए गए विकल्प कथन कारण दोनों सत्य है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है. ठीक है, नाउ अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? With reference to Indian civil services, which of the following statement is right or which is of the following statement is correct? Now, अब बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया. भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, पिछले का पिछला, तो उसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है. मैंने क्लियर बताया है कहां पे समर्थन हुआ, कहां पे विरोध हुआ. अगला, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वॉज मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस. भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था. इस पे जब मैंने बताया तो 2 वर्ष आपको याद आने चाहिए तुरंत, एक 1887 और एक 1922. 1922 वॉज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ओनली. ठीक है, तो ये कथन है, मतलब 2 कथन है, आपको बताना है कि कितने सही है कितने गलत. ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार. ए कहता है कि सिर्फ एक सही है, बी कहता है कि केवल 2 सही है, सी कहता है दोनों सही हैं, और डी कहता है कि न तो एक सही है न तो 2 सही है. और
पहला कथन मैंने आपको पहले बता दिया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल जो पहला कथन है वो सही है। दूसरे कथन पे एक डिबेट की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1941 की बात पूछ रहा है। 1941 वो समय था जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस से कांग्रेस अधिवेशन के इस्तीफा देके हट चुके थे कांग्रेस से, आज़ाद हिंद फौज के लिए जा रहे थे। और उस समय जो रिजल्ट आता है, जिसको वो अपने लेख में मेंशन करते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, ये कोट एंड कोट में कहते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका होना चाहिए सी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, इस अधिनियम के तहत पहले आईसीएस परीक्षा पास होने की 1922 में राजनीति हुई थी। मैंने 1922 को जो बात बताया आपको, 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी, ठीक है। तो जो भारतीय थे, भारत के लोग जो सफल हुए थे, तब से ही, मतलब कह रहा हूं ना कि 1941 का जो पूरा 1941 से लेकर 1950 का दशक है ना, ये भारतीयों की सुदृढ़ता का और अंग्रेजों की कमजोर होने, जो रिलेटिवली जो अंग्रेज कमजोर हो रहे थे, उसका वो परिचायक है, दिखता है हमें। तो आंसर इज सी। अब है कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध में भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? पहला नाम है मनोरंजन, दूसरा है रंजन प्रसाद, तीसरा त्रिलोकी सिंह, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, जो चौथा ऑप्शन है इज राजेंद्र प्रसाद। और आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की हो पीवाईक्यूज की, तो आपको पता है कि आयोग ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है घुमा घुमा के। उत्तर इसका जो है वो है मनोरंजन, ये कवि का नाम है। इन्होंने फिरंगिया नाम की कविता लिखी थी, वहां पे भोजपुरी और ये जो मिक्स जो लैंग्वेज होती है उसमें इन्होंने अंग्रेजों का जो कॉलोनियलिज्म था उस पर क्रिटिक लिखा पोएम के तौर पे। तो नेम इज मनोरंजन, कविता का नाम था फिरंगिया, क्रिटिक था कॉलोनियलिज्म पे, कविता थी एक तरीके से, ठीक है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा पूरा नाम है। ब्रिटिश उपनिवेश के विरोध में भोजपुरी में, जो मैंने बताया कि लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई थी। यह कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि, प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ना अब 1921 की जब बात चली है और असहयोग आंदोलन की बात की है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा हत्याकांड था या वो कौन सा घटनाक्रम था जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 हमें, ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 आप हमें बताइए कि असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले गांधी जी के कुछ सत्याग्रह हैं, ठीक है। जस्ट पहले से मैं कह दूं कि अगले पिछले 5 साल के जो उनके प्रोमिनेंट प्रॉपर सत्याग्रह थे वो कौन कौन सा थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें आज बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस the main accused पंडित राम प्रसाद बिस्मिल was hanged in which city of उत्तर प्रदेश। काकोरी षड्यंत्र केस में, जिसे पहले काकोरी कांड कहा जाता था, अब इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, में प्रधान आरोपी काकोरी एक्शन उसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ उत्तर है, और मतलब 4 ऑप्शन है और गोरखपुर इसका बहुत क्लियर उत्तर है। अगर आप उत्तर प्रदेश की थोड़ी भी सांस्कृतिक विरासत से परिचय हो तो गोरखपुर का जो जेल था जहां पे उनको फांसी दी गई, वहां पे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और एक चीज़ और, जब काकोरी की बात करते हैं तो काकोरी का जो पूरा घटनाक्रम था उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे और कौन से नए क्रांतिकारी वहां पे नई नवचेतना लेके आ रहे थे, इसको आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात की थी कि बिस्मिल और ये लोग जब निकलते थे और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये गाते, ये वो बिस्मिल अजीमाबादी थे, ठीक है। तो ये गाते हुए आगे जाते थे, तो एक अलग ही प्रभुत्व था। मतलब इन्होंने देश के जनमानस को जिस तरीके से प्रभावित किया, अभी तक हम उन्हें याद करते हैं उसी निष्ठा के साथ, चूंकि इनकी जो बहादुरी थी, इनकी जो मतलब सशक्त पहचान बनी थी लोगों के दिल पे, एक मतलब ऐसे स्वतंत्रता के दीवाने मतवाले होकर जो आगे जाते थे और कभी भी अंग्रेजों के सामने हार न मानने की जो प्रवृत्ति थी, कि तमाम बातें इनको दी गई, बताई गई कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने
खुशी खुशी भारत माँ के लिए न्यौछावर हो जाने को एक्सेप्ट किया, बजाय अंग्रेजों की किसी अन्य बात को मानने के या सिर्फ गुलामी की तरफ बढ़ जाने की। नहीं, हम स्वतंत्र जिए हैं, हम स्वतंत्र मरेंगे। ठीक है, ये एक व्यक्ति ने की कोटेशन भी देखी, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थे। बता दूं कि इलाहाबाद के जो कंपनी बाग है, जो जिसका नाम अब मदन मोहन मालवीय स्टेडियम हो गया है, वहाँ पे उन्होंने खुद को सुसाइड मतलब खुद को गोली मार के सुसाइड कर ली थी। अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे, वो कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर है उसका बी, गोरखपुर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, रविन्द्रनाथ, अच्छा ये कथन कारण है, कथन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसको मैं बात कर चुका हूँ, उसको आगे बढ़ जाता हूँ। ये प्रश्न को डिस्कस किया प्रॉपर अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस किया वो। ठीक है, इस प्रश्न को, प्रश्न 15 को भी प्रॉपर हमने डिस्कस कर रखा है, इसका उत्तर दरोगा था। ठीक है, अगला है अच्छा, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कथन सही है? अच्छा, ये तो क्या है, ये तो तमाम प्रश्न है, आरो के प्रश्न। अच्छा ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जाहिर सी बात है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की एक और कविता बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे जिसका अक्सर कोटेशन हम लोग जब हाँ बिल्कुल, आप लोग सही समझ रहे होंगे, मैं रश्मि रथी की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग रश्मि रथी पढ़ते हैं, या वो कौरव पांडव जो डिस्कशंस हैं उसको जो वीर रस में पढ़ा जाता है, तो एक अलग ही उद्वेग जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो द आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर। नाउ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याति उनको मिली, वो कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि रेणुका, हुंकार, रसवंती, अमथनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, ये सारी रामदेव सर की रचनाएं हैं। ठीक है, अब ये जो अगला प्रश्न है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है एसेसिनेशन ऑफ कर्जन वायली। ठीक है, कर्जन वायली कहते हैं। दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड। ठीक है, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र को प्रारंभ करना, और चौथा है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार को शुरू करना। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ऊपर की जो 3 चीजें हैं, इनकी जो बीज थे वो 19वीं शताब्दी में बो दिए गए थे, लेकिन जो लास्ट की जो चौथा पॉइंट है, इसका प्रोमिनेंस आपको 20वीं शताब्दी में ही मिलता है। ठीक है, तो एक तो बात है कि जो ये नंबर 4 वाला है, ये जो भी उत्तर रहेगा उसमें लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि 3, 2, 1, 4 मतलब, और ये 4। ऑप्शन बी कहता है 3, 1, 3 and 4, और मतलब सी कहता है कि 1, 3, 4 and 2। ऑप्शन डी कहता है 3, 4, 2 and 1। आंसर इज ए, आंसर है ये, कि पहले नंबर 3 का सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार का प्रारंभ करते हैं, और जाहिर सी बात है खुदीराम बोस को उसके बाद मृत्युदंड होता है। उसके बाद हम कर्जन वायली की हत्या वाली बात देखते हैं, एंड देन सबसे लास्ट में अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ होता है। मैं कहा कि जब आप कोई इवेंट को आत्मसात करते हैं, पढ़ते हैं इस तरीके से कि आप वो घटना के अनुसार समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि इसका उत्तर होना क्या चाहिए। अब ये चीज एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थी, तो जो ऑप्शन 4 आप देखेंगे, एक ये और एक यहाँ पे, ये 2 जगहों पे 4 पे था, मतलब ये दोनों तो आउट एंड आउट रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इन पे बात करनी है। अब इनमें अगर एक भी फैक्ट इसमें आपको क्लियर है तो आप आंसर अपना फ्रेम कर सकेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। हमने आज भी लगभग 15-20 के आसपास प्रश्नों को डिस्कस किया, और पार्ट ये 5 था, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट पूरा लगातार चलता रहेगा। कोशिश रहेगी जब तक आरओ का एग्जाम होता है तब तक हम लोग लगातार डिस्कस करते रहें। हिंदी वाला भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसी स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप स्टडी आईक्यू पीसीएस पे चैनल पे आइए, आरओ की अपनी तैयारी को और सशक्त करने के लिए पूरे मनोयोग से वीडियोस को देखिए, पीवाईक्यूज को देखिए। ठीक है, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि 20 अक्टूबर से स्टडी आईक्यू पीसीएस पे आरओ के बैचेस शुरू हैं।
आप studyIQ.com पे जाके कोर्सेज को देख सकते हैं। डिटेल ब्रोशर है, हमने पूरी कसर की, हर तरीके से मेहनत की कि बहुत अच्छा सिलेबस ड्रॉप किया जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी आपके फिंगर टिप्स पे। कोशिश ये रहेगी कि एक कोर्स ऐसा ये पूरा निकल जाए जहां पे आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े और इस एग्ज़ाम में 100% सफलता आपको मिले। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे थे StudyIQ PCS और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।